हाँ, सो हमने जो पोर्शन हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था हिस्ट्री में, ओके, मोर देन हाफ बोल सकते हैं हम। उसके बाद वाला हमारा हिस्ट्री में दी नेशनलिज्म इन यूरोप बाकी था, तो वो अब हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो जहाँ तक हमने इसके पहले देखा था, ओके, वो पूरी स्टोरी लाइन याद होनी चाहिए, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। चलो है, मान लेते हैं। क्या था, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे भी पहले हमने स्टार्ट किया था, तो क्या देखा था हमने? कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है? वो पिक्चर वाला। ओके, फेडरिक सोरियो की जो पिक्चर थी, वो पिक्चर में क्या डिनोट करते हैं, क्या है, सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट वी हैव डिस्कस्ड। वो उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमने बात की थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कब हुआ था? तो उसे 1789 डेट सारी याद रख लेना। पहले रीडिंग में, पहली अंडरस्टैंडिंग में याद ना रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में डेट याद ना रहे तो, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली डेट्स याद रह जाएगी। सो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। देन कंजर्वेटिज्म चल रहा था, मोनार्की चल रही थी। ओके, कंजर्वेटिज्म चल रहा था ऐसा नहीं बोल सकते, कंजर्वेटिस्ट की मोनार्की चल रही थी। ओके, कंजर्वेटिज्म तो आइडियोलॉजी है। ओके, तो वो जो मोनार्की, जो लोग रूल कर रहे थे, वो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कंजर्वेटिज्म वाली आइडियोलॉजी थी। ओके, मतलब वो क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना पुरानी ऑर्थोडॉक्स पीपल्स, ओके, नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्स पीपल, वैसी आइडेंटिटी, वैसी फिलोसॉफी थी उनकी, आइडियोलॉजी थी। देन 1789 से हमने देखा था वो जैकोबियन क्लब, बुक में से पढ़ना है, एक बार मैंने बताया था तो कंटिन्यूअसली पढ़ना, तो सारे जैकोबियन क्लब बने एंड ऑल। एंड देन 1799 में आया था नेपोलियन। देन नेपोलियन ने स्टार्ट किया, नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया। नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 में नेपोलियन कोड आया था, पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे। स्टार्टिंग में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा रूल चल रहा है, मोनार्की, फ्रीडम, लोगों को मस्त एंजॉयमेंट हो रही थी तो लोगों ने चलने दिया। तो स्टार्टिंग में नेपोलियन का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। ओके, स्टार्टिंग में नेपोलियन को बहुत सपोर्ट मिला लोगों से। देन आफ्टर दैट इतने ज्यादा टैक्सेस हो गए और उसकी थोड़ी नेगेटिव फिलोसॉफी और नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि से सबके सारे फैमिली में से सपोज एक पर्सन को तो 100% मतलब कंपलसरी आर्मी में ज्वाइन होना ही है। ओके, ये उसकी एक आइडियोलॉजी थी। देन टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। ओके, तो वैसी कई आइडियोलॉजी, और फिर वो था, क्या बोलते हैं हम, हाँ उसको क्या बोलते हैं यार, सेंसरशिप। ओके, सेंसरशिप थी, वही बोलना चाहिए, कुछ और, हाँ वही ना, हाँ। तो सेंसरशिप थी। ओके, मतलब कि वो जो चाहे वही चीज छपेगी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, कोई कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। तो ये सारी बातें थी। देन खत्म हुआ वो चैप्टर, मतलब उसका चैप्टर नेपोलियन का किसने खत्म किया? कौन? 4 कंट्रीज, मतलब प्राग ने। ओके, दैट इज प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, वो सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी उसके सामने। कौन से ईयर में? 1815 में। और जिस बैटल को नाम दिया गया है, वो तो हुई, ट्रीटी ऑफ वियना हुई, हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू हुई जगह का नाम। ओके, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तो कुरुक्षेत्र है, बैटल ऑफ वाटरलू, तो वहां हुई, वो हार गया, मर गया। और उसके बाद ये जो प्राग है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, वो लोग इकट्ठा होके भाई एक वर्सेलिस में मिले वो लोग, और सॉरी वियना में मिले वो लोग, और उसको क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ वियना। वहां पे सब कुछ डिसाइड किया गया कि अब कैसे रूल करेंगे, क्या करेंगे। उसने जो भी किया है नेपोलियन को, वो सब हटा दो, वापस कंजर्वेटिज्म हम लाएंगे। लेकिन उसके जो पॉइंट्स है ज्यादा टैक्स वसूल करने के एंड ऑल, जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो सब हम रखेंगे। वैसी आइडियोलॉजी से उन्होंने स्टार्ट किया। और जो बॉन डायनेस्टी थी 1789 से पहले, उनको वापस ले आए। ओके, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्वेटिज्म चल रहा है, बॉन डायनेस्टी, एंड एज वेल एज जो पॉप थे। ओके, मतलब पॉप इन द सेंस जो गुरु होते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो गुरु होते हैं उनको नहीं बोलते पॉप, बोलते हैं फादर बोलते हैं। ओके,
जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ना, जैसे चर्च में गए तो हम नहीं बोलते फादर, मूवीज में देखा होगा तुमने, ओके, तो फादर और पॉप बोलते हैं। तो उनकी जो अथॉरिटी है वो भी ज्यादा लाई गई, मतलब पहले जैसी कर दी गई, बॉन डायनेस्टी को फिर से लाया गया। अब वो लोग का रूल चल रहा है, 1830 तक उनका रूल चला। देन हमने देखा था डिफरेंट रिवॉल्यूशंस, जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 वाला, देन 1848 वाला रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म की बात की थी वो 18, फिर लास्ट में हमने देखा था 1848 का रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन हुआ तो सही, लेकिन अब हुआ क्या कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां सब लोग गए थे, कहाँ गए थे, वो कौन सी सिटी थी, ये फोटोग्राफ है वो, हाँ दिस फ्रैंकफर्ट, ओके, तो फ्रैंकफर्ट सिटी में सब लोग गए, पर्टिकुलर जगह पर सब लोग गए कि भाई क्या करने गए थे, जो फेडरिक विलियम 4 था, ओके, वो रूल कर रहा था, तो वो राजा के गले में घंटी बांधने गए थे। मतलब क्या करने गए कि भाई अब से क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, और अगर मोनार्की रखनी भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही तुम्हें रूल करना है। नहीं, ये करने तो गए थे लेकिन सक्सेसफुल हुए नहीं थे। किसकी मदद से सक्सेसफुल नहीं हुए थे? आर्मी को बुला लिया था और आर्मी ने सबको मार मार के भगड़ दिया कि जाओ कुछ नहीं होगा, रिवॉल्यूशन ये वो, ओके। सबको देख देख के, देखो हमने बात की थी कि एक जैसे कि व्हेन फ्रांस नीजेज होल यूरोप कैचेस कोल्ड, तो फ्रांस में कुछ हुआ, जैसे ही फ्रांस में कुछ हुआ पूरा सब लोग यहाँ भी ब्रुसेल्स में क्या हुआ था वो सब भी हमने देखा। एक मतलब सब जगह पे, ऑटोमन एम्पायर में क्या हुआ, ब्रुसेल्स में क्या हुआ, मतलब एक जगह पे हुआ उसका एग्जांपल लेके दूसरा देखा देखी हो रही है। ये लोग ने किया, चलो हम भी करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, नेशनल यूनिटी करते हैं हम, लाइक दैट। तो वो सब चीजें हुई थी, ओके। और फिर फेडरिक विलियम 4 ने आर्मी की हेल्प से एंड दूसरे जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनकी हेल्प से उनको नेशनल असेंबली जो इकट्ठा हुई थी, ओके, फ्रैंकफर्ट सिटी में, पर्टिकुलर पार्लियामेंट में, वहां पर वो देखो बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन वो सक्सेसफुल रही नहीं थी। फिर हमने वो भी देखा कि पर्टिकुलरली वुमेन के लिए तो कुछ राइट मिल ही नहीं रहे थे, ओके। यहाँ पर भी जब इकट्ठा हुए तो उनको एक कॉर्नर में बिठा दिया गया था ऑडियंस की तरह पे, ना वो वोट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बैठ के देखना है, अच्छा लगे तो तालियां मारना, बुरा लगे तो कुछ नहीं, ओके, लाइक दैट। तो उनके लिए कोई भी वोट मतलब कोई भी फैसिलिटीज कुछ भी नहीं था, प्योरली उनके साथ पार्शियलिटी हो रही थी, इनके साथ वुमेन के साथ, तो वो लोग भी लड़े थे। तो यहां तक का हमने देखा था, अंडरस्टूड, ओके। ऊपर से हमने अभी डिस्कस कर लिया 5 मिनट में। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन का केस हमें देखना है, ओके। तो जर्मनी, अभी आज हम जर्मनी का केस देखते हैं, चलो। तो क्या जर्मनी के केस में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। कैसे हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन? तो देखो, पहला ही मैंने पेंसिल से क्वेश्चन लिख दिया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। मतलब क्या हुआ है कि ये जो आर्मी की हेल्प से ही सबको भगा दिया था, ओके, आर्मी की हेल्प से ही भगा दिया था, आर्मी और जो था फेडरिक विलियम 4, ओके, उसकी वजह से वो लोगों ने, वो मतलब कौन थे, कंजर्वेटिस्ट थे, ओके, तो उन्होंने भगा दिया सबको, मतलब किनको, जो नेशनलिस्ट है, जो रिवॉल्यूशनरीज है, जो इकट्ठा होके आए थे, सबको भगा दिया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगा नहीं, मोनार्की ही रहेगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। हाँ, मिडिल क्लास कंजर्वेटिस्ट, मतलब कंजर्वेटिस्ट कौन है? जो पुरानी आइडियोलॉजी में मानते थे, और मिडिल क्लास कौन है? जो नई आइडियोलॉजी और ग्रोथ में मानते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, टीचर्स है, लॉयर्स है, वेंडर्स है, वो सारे लोग किस में आ जाते हैं? मिडिल क्लास में आ जाते हैं। और कंजर्वेटिव्स मतलब एक इमेज बना लो, ऑर्थोडॉक्स पीपल, वो है कंजर्वेटिस्ट, ओके, कि भाई वुमेन को कोई राइट नहीं मिलेगा, वुमेन का कोई हक नहीं है, ना वोटिंग में, ना घर की प्रॉपर्टी में, उनको ऐसे रहना है, एजुकेशन का कोई जरूरी नहीं है उनका, लाइक दैट। ये जो पुरानी मेंटालिटीज है वो उसको बोला जाता है कंजर्वेटिस्ट, ओके।
बोला गया है कि क्या आर्मी ही आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन की, ये क्यों हुआ? क्योंकि अब तक हमने देखा कि आर्मी किसके रूल में थी? राजा के रूल में। तो सपोज फ्रेडरिक विलियम फोर ने बोला कि भाई करो ये काम, तो आर्मी आई और चल भागो, सब कुछ नहीं होगा, रिवॉल्यूशन ये वो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ना बोल दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, चेक करो, आर्मी ही बोल रही है कि अलग से नेशन बनाओ। अब ये क्या अलग से अचानक से जज्बात बदल दिए, ऐसा क्यों हो गया? ये लोग तो मानने वाले नहीं थे, आर्मी में भी थे कंजर्वेटिस्ट, तो ये लोग तो क्या चाहते थे कि ऐसे का ऐसा ही रहे, कभी भी नेशन जैसा कुछ बने ही ना, हम ही रूल करते रहे, क्योंकि ये मोनार्की है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी चलने लगेगी, तो उनके पास कोई अथॉरिटी पावर रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये किया, क्यों किया, यही है समझने की बात। क्यों किया? जैसे कि ऐसा समझो कि ये जर्मनी है, ओके, तो जर्मनी में हमने देखा था पहले भी कि मेजरली पार्ट जो है प्रूशिया रूल करता था। मेजरली पार्ट जो है जर्मनी का, वो कौन रूल करता था? प्रूशिया रूल करता था, और प्रूशियन किंग मेजरली पार्ट को रूल कर रहे थे, और बाकी जो थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं वहां पे अलग अलग किंग रूल कर रहे थे जर्मनी में। अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या सोचा 1848 के बाद कि कुछ भी हो जाए यार, हम ऐसा करते हैं कि इन लोगों को भी हम अपने अंडर में ले लेते हैं। वैसे भी इतने सारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और देर सवेर सारे रिवॉल्यूशनरी मिल करके फ्रीडम तो ले ही लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो ले ही लाएंगे। कितना हल्ला डुल्ला कर रहे हैं, हमें मार डालेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा छूट देना स्टार्ट करते हैं और हम ही नेशन बना देते हैं। सोचो कि सारे लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी लाओ, नेशन बनाओ, ये वो, तो हम ही लीडर बन जाते हैं ना लोगों के। हम वही बोलते हैं जो लोग बोल रहे हैं, और हम वही कर देते हैं जो लोग चाहते हैं, तो हम लोगों के हीरो हो गए ना। मतलब लोग जो चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो, लोग जो चाह रहे हैं एक नेशन हो, अलग से आइडेंटिटी हो, अलग से फ्लैग हो, अलग से नेशनल एंथम हो, सब कुछ, तो उनको तो मजा आ गई। मतलब ये सोचने का तरीका उन्होंने बदला 1848 के बाद कंजर्वेटिस्ट ने। ओके, क्या कि हम जो लोग बोल रहे वैसा कर देते हैं, तो होगा क्या, उनका सपोर्ट हमें मिल जाएगा कि वाह 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 हमारे किंग ने ऐसा किया एंड ऑल। और फिर वैसे भी ये मोनार्की तो जाने ही वाली है देर सवेर, तो इससे अच्छा है लोगों की बात मान लेते हैं, तो हमारा पावर भी ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर हमने लोगों की बात मान ली और एक पूरा नेशन बन गया, तो हम इतने जर्मनी पे रूल नहीं करेंगे, ये पूरे जर्मनी पे रूल करेंगे। तो ये इतना पार्ट बढ़ गया। ओके, तो मतलब अंदर ग्रीड तो थी ही। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि छूट देना स्टार्ट कर दिया। ओके, कि अच्छा चलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वैसा स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जर्मनी को अब फ्री करने में, मतलब कि जर्मनी को एक नेशन बनाने में रिवॉल्यूशनरीज तो बोल ही रहे हैं अलग से नेशन बनाओ, अब कंजर्वेटिस्ट भी बोल रहे हैं कि अलग से नेशन बनाओ। समझ में आया क्यों बोल रहे हैं? उनकी थिंकिंग क्या थी वो समझ में आ गया। वो लिंक करना है, ये तो हम लिख देंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें आइडियोलॉजी पूरी पता चलनी चाहिए कि वो ऐसा चाहते क्यों थे। समझ में आ गया? चलो, तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेर वाइड स्प्रेड अमोंग मिडिल क्लास जर्मन्स। तो नेशनलिस्ट की फीलिंग्स मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे उनके बीच में बहुत सारी थी, एंड हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजियंस of the German Confederation into a nation state governed by the an elected parliament। तो 1848 में उन्होंने ट्राई किया था क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली राजा रूल करे या फिर कोई लीडर रूल करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो। वैसी उन्होंने ट्राई की थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो 1848 में। देन उसके बाद क्या हुआ, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज repressed by the combined forces of the monarchy and military। वो जो भगा दिया उसकी बात चल रही है क्या, कि ये जो एक्टिविटी थी नेशन बिल्डिंग की उसको रिप्रेस्ड कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया। किसने दबाया? मोनार्की, ओके, फ्रेडरिक विलियम फोर एंड मिलिट्री के सपोर्ट से, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। याद रखना, जो लार्ज लैंड ओनर्स है उनको एक मार्क में पूछ लेते हैं, who were the junkers, बस इतना। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन से चैप्टर में से पूछा? तो जंकर्स मतलब क्या है, जो बहुत, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, वो लैंड के जो ओनर्स है। ओके, क्योंकि
क्योंकि पैसे ज्यादा है उनके पास, तो वो किंग दैट इज मोनार्की, जो मोनार्क है वो, और आर्मी, ये तीन लोगों ने मिलके वो जो रिवॉल्यूशन हुआ 1848 में उसको सप्रेस कर दिया और से रिप्रेस्ड कर दिया। ओके, देन क्या हुआ? फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। इसके बाद ये 1848 में जो हुआ, ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसने प्रूशिया जो बहुत बड़े जगह पे रूल कर रहा था, अभी देखा ना हमने, बहुत बड़ी जगह पे प्रूशिया रूल कर रहा था, तो अब उसने क्या किया? नेशन बना। वो इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया? प्रूशिया ने ही किया, प्रूशियन किंग ने ही किया, और प्रूशिया ने ही किया, और प्रूशियन किंग ने लीडरशिप ली थी नेशन बिल्डिंग की। इसीलिए जब जर्मनी फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, तो उसका लीडर कौन था? प्रूशियन किंग ही था। आगे देखते हैं हम। ओके, सो फोर्थ पॉइंट, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। नाम याद रख लेना, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ओके, चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था, मतलब कि जो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में रूल कर रहा था, किंग की बात नहीं है, किंग तो इससे भी ऊपर है। किंग ने, प्रूशियन किंग ने क्या बोल दिया डायरेक्टली? इमेनुअल वन और विलियम वन आएगा। कौन? विलियम वन। ये फेडरिक विलियम 4 है, और ये कौन है? विलियम 1। इनका नाम शायद फोटोग्राफ गिवन है तुम्हें। नहीं गिवन है। ओके, बट क्या है, मतलब जब मैं रिसर्च, मतलब ऐसे सब देख रहा था, मैंने देखी है फोटोग्राफ उनकी। ओके, सो प्रूशियन किंग जो थे विलियम 1, उन्होंने ऑर्डर, वो लीडर बने हैं कि चलो अब तो नेशनल बिल्डिंग करते हैं। देखो, वो खुद मोनार्क है, वो खुद रूल कर रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा किए? क्योंकि उनको बस अभी इतना जर्मनी नहीं, पूरा ज्यादा पार्ट चाहिए। ओके, तो उन्होंने किया कि अभी नेशन बिल्डिंग करते हैं, जर्मनी को अलग कर देते हैं हम, जो भी जर्मनी में, मतलब एक यूनिटी, एक अलग नेशन बना देते हैं हम। तो उन्होंने किसको ऑर्डर दे दिया? ऑटो वॉन बिस्मार्क को। सो ऑटो वॉन बिस्मार्क क्या है भाई? याद रख लेना, आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो जर्मनी यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी, उसके आर्किटेक्चर कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। और वो आर्मी के साथ तो उनके अच्छे रिश्ते है ही, प्रूशियन आर्मी के साथ, एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी में भी। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जो जिनकी बहुत ज्यादा बात चलती है, जैसे कि हम से नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे हम कि वो बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सबके साथ कोई ना कोई डील हुई है। पूरे वर्ल्ड के लीडर्स, फिर चाहे वो फ्रांस हो, जापान हो, यूएसए हो, ओके, सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज, रशिया हो, दुबई हो, सऊदी की कंट्रीज हो, सबके साथ ही कुछ ना कुछ क्या हो गई है? डील हो गई है। मतलब क्या कि जैसे कि अभी सपोज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, अभी मोदी जी कोई एक सेंटेंस या स्टेटमेंट बोल दे पर्टिकुलरली कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वहां पे इफेक्ट होगी। ये वैसा लीडरशिप होना चाहिए। वो कब होगा? जब तुम्हारी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, तब होगा। ओके, तो ये होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो पॉलिटिशियंस। ओके, लेकिन ये जो पॉलिसीज है, कौन सी पॉलिसीज? पॉलिटिकल पॉलिसीज तो है ही, उसके साथ साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप है, ओके, उसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो दैट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से उन्होंने ये स्टार्ट कर दी प्रोसेस। 3 wars ओवर 7 years, 7 साल के अंदर अंदर 3 लड़ाई। अब देखो, हम ये सब ले लेंगे, हमारा इतना पार्ट है, पूरा जर्मनी हम कर देंगे, तो भाई कोई ऐसे बेचने थोड़ी बैठा है। ये प्रूशिया है, अब ये जो पार्ट है, ओके, तो ये पार्ट ये बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे, तो कोई देने के लिए थोड़ी बैठा है। वहां पे भी अलग अलग किंग रूल कर रहे हैं, तो अलग अलग किंग रूल कर रहे हैं, इसलिए हुआ क्या कि वॉर्स हुई। तो 7 साल के अंदर अंदर 3 wars हुई, 3 वॉर हुई विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ओके, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ साथ 3 वॉर्स हुई, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। कौन जीता? प्रूशियन लोग जीत गए, प्रूशियन किंग जीत गए, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट की। तो याद रख लेना 1864 से ये सब स्टार्ट हुआ था,
7 साल वॉर चली एंड ऑल, और 1871 में उनका यूनिफिकेशन हुआ। सो इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग, आया ना ये देखो, विलियम वन was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्सेलिस। तो वर्सेलिस में एक सेरेमनी हुई, जो वर्सेलिस जगह का नाम है, तो वर्सेलिस में एक सेरेमनी हुई, और वहां पर जो प्रूशियन किंग विलियम वन, जिन्होंने 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद जर्मनी को यूनिफिकेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिनके ऑर्डर से ऑटो वन बिस्मार्क ने ये सारी प्रोसेस, जो आर्किटेक्चर माने जाते हैं, ये सारी प्रोसेस की, ओके, जिसमें 7 लड़ाइयाँ हुई थी फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ एंड से ऑस्ट्रिया के साथ, ओके, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, मतलब विलियम वन ने ही स्टार्ट किया था। विलियम वन ही एक बड़े प्रूशिया के किंग थे, ओके, विलियम वन। तो इसीलिए पूरा जब जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया तो उनको ही सबसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बोले। हमारे वहां पे प्रेसिडेंट होता, सब जगह प्रेसिडेंट ही होता है, बट हमारे वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास ही ज्यादा पावर है, बट फॉर वेस्टर्न कल्चर एंड हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास पावर तो है, लेकिन रूल का पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ देना होगा तो उसके नीचे प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, वो साइन हमारे वहां पे सिर्फ साइन से ही काम हो जाता है। अदरवाइज बाकी सारी जगह पे, सपोज यूएसए की तुम बात करो, अमेरिका की, इंग्लैंड की बात करो, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसकी इतनी नहीं चलती जितनी प्रेसिडेंट की चलती है। सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट। हमारे वहां पर भी ऑन पेपर तो सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट, बट वैसे प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो उनको बना दिया गया लीडर और से किंग, ओके। On the bitterly cold morning of say 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, तो सारे के सारे जो जर्मन स्टेट थे वहां के सारे किंग ने मिलकर, बहुत ही ज्यादा ठंड भरी दिन था, मतलब 18 जनवरी 1871, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, मतलब कौन थे? जर्मन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे सारे, रिप्रेजेंटेटिव किंग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे किसके? आर्मी के। देन इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया, ज्यादातर प्रूशिया का पार्ट होगा, सो प्रूशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी, जो आर्किटेक्चर माने जाते हैं, वो भी सब लोग मिलकर गैदर्ड इन दी अनहीटेड Hall of Mirrors in the palace of say Versailles to proclaim the new German Empire headed by the Kaiser William I of say Prussia. Okay, so वैसे अगर तुम्हें पूछे कि write short note on say unification of Germany और से write short note on Germany, या राइट कैसे भी तरीके के सवाल पूछे जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में, अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पहले 3rd पॉइंट तक तो वही चल रहा है सब, 1848 में ये हुआ, फिर वो जंकर्स और से आर्मी जंकर्स और से जो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, मतलब जो मोनार्क है, उन्होंने मिलके वो रिवॉल्यूशन को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली किसने? प्रूशियन किंग ने। कौन सा प्रूशियन किंग? जिसको ये हेड बना दिया गया है, वो विलियम वन लिखते हैं हम, पूरा नाम है काइजर विलियम वन, ओके। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को ऑर्डर दिया। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? तो ऑटो वन बिस्मार्क ने आर्मी के साथ अच्छे रिलेशनशिप है और ब्यूरोक्रेसी में भी वो बहुत अच्छे हैं, ओके। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। तो दूसरे नेशंस के साथ मतलब जो पैचअप होता है कि भाई हम यहाँ वॉर कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करना, ये वो, तो ब्यूरोक्रेसी में वो बहुत अच्छे थे। तो उनके लीडरशिप के अंडर में 7 इयर्स में 3 वॉर हुई, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ, हाँ, और प्रूशिया जीत गया। एंड देन वही बस उसके बाद हमने बोल दिया कि जर्मन एम्पायर बन गया है, और जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, उनको सबके प्रेजेंस में, ये लिखा है, ये सेंटेंस भी लिख देना कि 18 जनवरी 1871 की कोल्ड मॉर्निंग को सब इकट्ठा हुए थे वर्सेलिस के पैलेस में,
ओके, दैट इज द हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सेलिस में इकट्ठा हुए थे। एंड कौन कौन इकट्ठा हुआ था? तो प्रूशियन किंग्स थे, देन आर्मी पर्सन्स थे, ऑटोवन बिस्मार्क थे, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट जर्मन स्टेट्स जो थे, प्रूशिया के अलावा भी जो छोटे छोटे जगह पे रूल कर रहे थे, वो लोग जिन्होंने हार मान ली, ओके, वो लोग भी सबको सबके सपोर्ट के साथ जर्मन स्टेट बना। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है हमारा जर्मन यूनिफिकेशन। ये देखो अच्छा मोटिवेशन है। द पेन ऑफ स्टडीइंग इज ओनली टेम्पररी बट ग्रेड्स आर फॉरएवर। सो नेक्स्ट हमें अभी इटली की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी जर्मनी को फ्री करवाया, अब इटली को फ्री करवाते हैं। तो देखो जर्मनी को फ्री करवा दिया, अब इटली वाले भी बोल रहे हैं हम क्यों ऐसे आराम से बैठे रहे। सो देखो फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। कितने? 7 स्टेट्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब वही 1848 वाला जो रिवॉल्यूशन वाला टाइम पीरियड है, उसी के टाइम पीरियड में 19th सेंचुरी के मिडल में 7 स्टेट में बटा हुआ था इटली। ओके, मतलब 7 रीजियंस थे। ओके, तो जनरली तो तुमने मैप अगर देखा हो तो ये सपोज यहाँ एक पार्ट है, देन यहाँ एक पार्ट है, देन यहाँ पे ऐसे सेंटर गया गया है, और ये सेंटर के बाद ऐसे साउथ है, और यहाँ पे ऐसे पार्ट है। तो ऐसा इटली है, ऐसा समझो। तो ये जो दोनों पार्ट है, ओके, दिस ये पार्ट एंड ये पार्ट, ओके, सिर्फ ये दो जो पार्ट है, बहुत सारे 7 स्टेट्स में, हाँ, ये यहाँ पे सेंटर में बहुत कुछ है वापस, ओके, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये जो दो पार्ट है इटली के जो रॉयल पैलेस, मतलब जो पहले के जो राजा थे एंड ऑल, ओके, तो इटली के तो सिर्फ ये 2 रीजन में जो है, वही जो किंग है, वो जो मोनार्क है, जो रूल कर रहे हैं, जो प्रॉपर इटली के है, वो सिर्फ ये 2 जगह के ही है। बाकी सब जगह चल रहा है ऐसे ही राम भरोसे। ओके, ये जो है वहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर है, मतलब यहाँ पे वो लोग रूल नहीं कर रहे, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, वहाँ पे पोप रूल कर रहे हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो वो लीडर हैं चर्च के एंड ऑल, जिनकी बहुत ज़्यादा, जो ऑटोक्रिस्ट भी माने जाते हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा वो रिच है, अल्ट्रा रिच, ओके, तो वो लोग यहाँ पर रूल कर रहे हैं सेंटर पार्ट में। और जो साउथ पार्ट है इटली का, वो साउथ पार्ट में बॉन किंग्स ऑफ स्पेन रूल कर रहे हैं। बॉन किंग्स ऑफ फ्रांस वाले नहीं, बॉन डायनेस्टी वाले फ्रांस वाले बॉन किंग नहीं, बॉन किंग्स ऑफ स्पेन, तो स्पेन वाले रूल कर रहे हैं साउथ में। तो एक्चुअली अगर हम इतने पार्ट देखें 1 2 3 4 5, ये 5 में से ये जो 2 है, ये 2 ही, बीच में ये ओशन है, तो 2 ही सिर्फ क्या है जो प्रॉपर इटली के रूलर है, वो है ये 2। फिर यहाँ कोई और रूल कर रहा है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल है, ऑस्ट्रिया और सब लोग मिलके वहाँ रूल कर रहे हैं। देन यहाँ पे पॉप रूल कर रहे हैं, और यहाँ पे बर्बन किंग ऑफ बॉन डायनेस्टी के, और से बॉन किंग्स ऑफ स्पेन, वो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ओके, तो अब ये पूरे को एक इटली बनाना है, तो कैसे क्या हुआ, चलो देखते हैं। तो तुम्हें लिखना क्या है कि 7 स्टेट में डिवाइडेड था इटली, ऑफ विच ओनली 1, देखो ये 1, सर्देनिया एंड पिडमोंट, तो ये है सर्देनिया और ये है पिडमोंट। ओके, ओनली सर्देनिया एंड पिडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। तो पूरा का पूरा इटालियन प्रिंसली हाउस दिया हुआ है मैप बुक में, हाँ यही लाओ। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा ये तो जर्मनी का है, ये रहा इटली, ओके, ये रहा। तो ये क्या है, देखो ये है सर्देनिया, जैसे ये मैंने बनाया ना, तो ये है सर्देनिया, और ये जो पिंक पार्ट है, पिंक देखना, ओके, ये पिंक है वो सर्देनिया है, और ये जो पिंक है दैट इज द पिडमोंट। ओके, अब ये जो पार्ट है, ओके, वेंशिया एंड लैम्बोर्डी, ये कौन है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर है।
देन ये जो ग्रीन और ये दूसरा पिंक है वो बीच का सेंटर का पार्ट है, वो पॉप रूल कर रहे हैं, और ये जो साउथ का पार्ट है वो है बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ओके, तो वैसे वो लोग रूल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वही है, फिर से बता रहा हूँ, पहला सेंटेंस हमने देखा 19th सेंचुरी के मिडल में 7 स्टेट में डिवाइडेड था इटली, जिसमें से सर्दिनिया एंड पिडमोंट ही रूल कर रहे थे इटालियन प्रिंसली हाउस। सेकेंड पॉइंट, द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन्ड दैट मेंटल नाउ फेल। मेंटल मतलब क्या है? मेंटल का मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दैट फेलियर, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई 1830s में, 1831 में, 1848 में, तो वो फेल हो गई। फेल हो गई तो हम नहीं बोलेंगे, एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया था। किसने अटेम्प्ट किया था याद हो तो? यस, ओके, उसी पे मेज़ेनी ने, और यंग इटली, यंग यूरोप बनाई थी। ओके, पार्टीज बनाई थी, याद है? ग्रुप्स बनाए थे, सीक्रेट सोसाइटीज। ओके, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया, जोश से स्टार्ट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए, फेल हो गए। ऐसा वर्ड कोई बात नहीं लिखा हुआ है, बट कहना क्या चाहिए कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं रहे। स्टार्ट किया बहुत अच्छे से। ओके, सो द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग, और फिर उनको क्या कर दिया था? इटली से बाहर निष्कासित कर दिया था, जाओ इन एक्साइल, वनवास के लिए जाओ। तो वो इटली में है ही नहीं अभी। ओके, इसीलिए तो सीक्रेट सोसाइटी बाहर जाके बनाई थी। ओके, so uprising both in 1831 and 1840 meant that mental now fell on Sardinia and Piedmont. अब क्या हुआ? 1831, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? 1831 एंड 1848 में जो भी कोशिशें थी, वो कोशिशें नाकाम होने के बाद सारी की सारी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इटली को एक करने की किसके ऊपर आ गई? जो दो मेनली इटालियन रूलर है, वो इटालियन प्रिंसली हाउस है, वो कौन? सर्दिनिया एंड पिडमोंट, उनके ऊपर आ गई। अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल टू। तो इनके रूलर कौन थे? किंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। तो अभी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और क्या करेंगे? तो विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ओके, थर्ड पॉइंट ये रब कर दे रहा हूं। ओके, नाउ चीफ मिनिस्टर कैवोर, देखो वहां पे था चीफ मिनिस्टर ऑटोमोन बिस्मार्क, आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। अब यहां पर भी ये काम करेगा। चीफ मिनिस्टर कौन? कैवोर। लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजियंस ऑफ इटली। तो कौन लीड कर रहा है? कैवोर लीड कर रहे हैं। दो लोग लीड कर रहे हैं, एक तो है कैवोर, ओके, और एक है गैरिबेल्डी। ये दो यहाँ नहीं लिखा, हाँ ये गैरिबेल्डी एंड कैवोर। ओके, तो गैरिबेल्डी एंड कैवोर क्या कर रहे हैं? पूरे इटली को यूनाइट कर दे रहे हैं। कैसे? कैवोर ऊपर से लड़ रहे हैं और गैरिबेल्डी नीचे से लड़ रहे हैं, और बीच वाला जो पार्ट है वो तो ऐसे ही, हाँ भाई हमें नहीं लड़ना है, चलो मान लिया। तो थ्रू दी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर। देखो क्या बोला है? थ्रू दी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस। इतना लंबा चौड़ा जो लास्ट में शॉर्ट में खत्म कर दिया था जर्मनी में, वो ही है क्या? ब्यूरोक्रेसी। यही ब्यूरोक्रेसी है। क्या है ब्यूरोक्रेसी? थ्रू दी टैक्टफुल मतलब चालाकी भरा, डिप्लोमेटिक। ओके, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हमारा फायदा हो रहा है या सिर्फ उनका फायदा हो रहा है, दोनों साइड से फायदा हो रहा है। वैसे डिप्लोमेटिक अलायंस, गठबंधन विद कौन? फ्रांस, इंजीनियर्ड बाय कैवोर। मतलब कैवोर इंजीनियर्ड बाय मतलब क्या? इसमें वो माहिर थे, मास्टर थे इसमें। किसमें? ये ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में, गठबंधन में, अलायंस में। कैवोर, सर्दिनिया एंड पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो जो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर था नॉर्थ में, ओके, मतलब जो यहाँ रूल कर रहे हैं, अभी ड्रॉ किया था, ओके, उसके बाजू में यहाँ जो था ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर, वहां के जो रूलर्स थे, ऑस्ट्रियन रूलर्स, उनको भाग्य दिया 1859 में। समझ में आया पॉइंट? देखो पहले पॉइंट में हमने देखा कि भाई बटा हुआ था 7 स्टेट्स में। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि 1831 में और 48 में जो अच्छी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुई थी,
दोज एक्टिविटीज स्टार्ट अच्छे से हुई बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ गई थी किसके ऊपर, जो ये रूल कर रहे थे विक्टर इमैनुअल टू, जहां सर्दिनिया एंड पिडमोंट में जो रूल कर रहे थे, प्रिंसली हाउस, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के रूलर जो है वो उनके ऊपर आ गई थी। एंड थर्ड में हमने देखा कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया किसको, चीफ मिनिस्टर कैवर को, भाई चलो अभी इटली को भी हम यूनाइट करते हैं। तो भाई उन्होंने भी, अब जैसे ऑटो वन बिस्मार्क थे चीफ मिनिस्टर, वैसे ये भी, मतलब यही सब, वो चतुर दिमाग तो इनका ही है। ओके, तो इन्होंने भी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से ये सब किया। एंड क्या है कि जो ऑस्ट्रिया है वहां अटैक किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में भगा दिया, जीत लिया वहां की जगह। ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi, मजीनी पे मत पहुंच जाना, डिफरेंट पर्सन है, Giuseppe Garibaldi joined the fray। फ्रे मतलब कि ये जो बहती गंगा में हाथ धोना है ना, मतलब कि सब लोग ऐसे ओ मारो मारो, हम भी जीत लेंगे, ये भी जीत लेंगे। तो अब ये Giuseppe Garibaldi कहां से लड़ रहे हैं, साउथ में घुस गए हैं। साउथ में कहां पर, जहां पर बॉन किंग्स ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे वहां पर। तो उन्होंने अपने ही लीडर्स हैं, उनके पास ट्रूप्स है, उनके पास हथियार है, वो सोल्जर के लीडर है। ओके, वो इतने ज्यादा भी कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज और वो नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई अपने कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर ने बोला ये करना है, मतलब करना है, लाइक दैट। इतना कुछ नहीं है रिवॉल्यूशनरी के भाई हमें ये रिवॉल्यूशन लाना है, इनको लड़ना है, ये वो। और उनके अंडर में जो सोल्जर्स थे वो भी ऐसे ही है, भाई कैवर जी ने बोला है मतलब करना है, रिवॉल्यूशन लाना है, फ्री करना है, इटली में हमें इटालियन बोलना है, ये वो कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं। इन्होंने बोला है मतलब करना है, बहुत भोले भाले थे। इन्होंने बोला है करना है तो लड़ाई लड़ने के लिए लड़ने बैठ गए। ओके, लड़ लेते हैं, चलो, लाइक दैट। तो वैसे थे वो लोग। तो वॉलेंटियर्स देखो, आर्म्ड वॉलेंटियर्स। ओके, खुद आर्म वॉलेंटियर्स है, मतलब खुद पार्टिसिपेट करने वाले, लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गैरिबल्डी इन द फ्रे। एंड तो क्या हुआ, उन्होंने साउथ जीत लिया। फिर 1860 दे मार्च्ड इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट। ये टू सिलीज का किंगडम मतलब क्या, वही बॉन किंग ऑफ स्पेन का। ओके, इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स, वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट भी उन्होंने जीत लिया। अब ये पीजेंट भी एकदम भोले भाले, उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ओके, पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, ये जो स्पेनिश रूलर बॉन किंग ऑफ स्पेन हमने बोला ना, वो स्पेनिश रूलर है, उनको भगाने के लिए उनको उनकी हेल्प से, कहां से, लोकल पीजेंट की हेल्प से गिउसेप्पे गैरिबल्डी ने ये कर दिखाया। एंड कब, 1860 में। एंड इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो देखो 1871 और यहाँ पर है 1861। जर्मनी से पहले क्या हो गया है, इटली यूनिफाई हो गया है। तो विक्टर इमैनुअल टू वो यूनाइटेड किंग ऑफ इटली। और जो जैसे मैंने बात की, सर्दिनिया और पिडमेंट तो पहले से ही वो रूल कर रहे थे। देन जो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहां पर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा दिया उन्होंने। ओके, किसने, मतलब ये सब लीडरशिप कौन कर रहा था, कैवोर। तो कैवोर क्या थे, अगेन जैसे ऑटो वन बिस्मार्क और कैवोर की कैरेक्टरिस्टिक सेम जैसी है कि भाई उनके आर्मी के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, वेरी टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेसी, वही सब हमें लिखना है। ओके, सो अलायंस कर दिए थे फ्रांस के साथ, फ्रांस के सपोर्ट लिया था, आर्मी पर मतलब आर्म्स और आर्मी ली थी, सपोर्ट लिया था किसका, फ्रांस का। किसने, कैवोर ने। और वो हेल्प से ऑस्ट्रिया को पीछे हरा दिया। ओके, तो ऑस्ट्रिया अलग और ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही है, बहुत दूर है। और ये ऑस्ट्रिया वहां की बात चल रही है। ओके, वो कॉन्टिनेंट अलग ही है। ओके, सो ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया वहां की फोर्स को। देन अब क्या करना है, तो जैसे ही ऑस्ट्रिया को हराया ना, और जैसे ही गैरिबल्डी नीचे से घुसे ना इटली में, तो हुआ क्या, बीच वाला जो सेंटर पार्ट था ऑटोमेटिक, ओ भाई हमें वॉर नहीं करनी है, ठीक है ठीक है, ओके चलो डन, आप लोग रूल करो। ओके, हाँ, लाइक दैट।
तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वॉट एवर रीजन, बट उन्होंने वॉर की नहीं, वो मान गए कि ओके चलो हम यूनाइट कर देते हैं, लाइक दैट। और नीचे का जो साउथ पार्ट है, तो गुज़ेप्पे गैरिबल्डी ने सोल्जर्स, जो वॉलेंटियर सोल्जर्स थे वो एंड लोकल फार्मर्स थे, वो उनकी हेल्प से, जो बहुत भोले भाले थे, ओके, उनकी हेल्प से बहुत बहुत मतलब भोले भाले थे, मतलब उसका एक मीनिंग तो ऐसा होता है इटालिया, ओके, तो इटालिया का मीनिंग होता है जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता वंदे मातरम, मतलब हम सब एक है ऐसे। तो इतने भोले भाले थे कि इटालिया इटालिया सब बोल रहे, तो बोल रहे इटालिया इटालिया, लेकिन उनको मीनिंग भी नहीं पता था। उनके लिए पता था इटालिया क्या है, मतलब इटालिया मतलब विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, उनको ऐसा लगता था अंदर से कि इटालिया इटालिया हम जो बोल रहे इटालिया 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 लेकिन उनको अंदर क्या लगता था, तो वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। विक्टर इमैनुअल भी सोच रहा होगा ये कौन सी मेरी वाइफ है ओके, इतने भोले वाले थे, ओके, कि भाई बोल दिया है कैवोर ने कि लड़ना है तो लड़ना है। और गैरिबल्डी के लिए भी वो उतने ही मतलब क्या बोलते हैं ऑब्लाइजिंग नेचर था कि इन्होंने बोला है करना है तो करना है। और गैरिबल्डी ने कहा इसलिए लोकल पीजेंट और गैरिबल्डी के अंडर में जितने सोल्जर्स है वो लोग भी हाँ साहब ने बोला ना करना है तो करना है, लाइक दैट, ओके। और उनको पता भी नहीं है, देखो मीनिंग भी नहीं पता है इटालिया इटालिया, ओके। उनको लग रहा था पूरे टाइम तक ऐसा लगा कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ की बात चल रही है, पता नहीं कब पता चला होगा कि हम इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, लाइक दैट, ओके। तो इतने भोले भाले थे। तो मतलब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब आगे थोड़े आगे बढ़ के हमें देखना है, क्या देखना है कि ये जर्मनी बना, ये इटली बना, ओके, मेकिंग द नेशन एंड नहीं, वो रोमांटिसिज्म तो हमने देखा, वो तो हमने आगे देख लिया था, वो 30 to 48 वाले रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत काम किया। बट ये जो नेशन बन गया है, नेशन बन गया कि भाई यहां तक कि यहां से यहां बॉर्डर है वो इटली, दैट्स इट, बन गया। लेकिन नेशन मानना, ओके, सब लोग कि भाई हम सब इटालियन है, ओके, वैसे अंदर से मानना, वो फीलिंग्स है उनके लिए। तो क्या फीलिंग्स थी, ये जो है भाई कैवोर ने बोल दिया तो बोल दिया, गैरिबल्डी ने बोल दिया तो पिज़ानो हाँ भाई अब की बार इटली पार ऐसे ओके तो मार देंगे, जो करना है लड़ना है लड़ देंगे, ओके। बट उसके बाद क्या, जीत लिया, बहुत ज्यादा ऑब्लाइजिंग थे वो, तो जीत लिया वॉर। उसके बाद क्या, तो उसके बाद नेशन तो बन गया कि यहां से ये बॉर्डर है, ये अपना इटली। लेकिन वो भावना, वो फीलिंग, क्योंकि इनको अभी किसी को रूल करना पड़ेगा, अच्छे जैसे बच्चे जैसे छोटे बच्चे, अभी नहीं बोला इटालिया इटालिया तो इमैनुअल की वाइफ, अरे भाई वाइफ नहीं है वो, ओके। तो इतने भोले भाले हैं, तो उनकी मतलब अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशन के मतलब ऐसा समझो कि भोले भाले लोगों के ऊपर कोई एकदम चालाक वाला जो रूलर बैठ जाए, ओके, जो उनके लिए अच्छा ना सोचता हो, तो फिर क्या फ्री हुए और क्या नेशन बनाया, ओके। लेकिन उनके लिए कौन होना चाहिए, जो उनका भला कर सके। वो जितने भोले हैं वो ऐसे ही रहे, अच्छे सीधे साधे, ओके, और उनका भला हो, उनको एजुकेशन मिले, दिमाग चले, उनका दिमाग खुले, दुनियादारी पता चले, ओके। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो चालाक बन के लोगों को चीट करे, हम वो नहीं बोल रहे, बट एटलीस्ट उनको कोई चीट ना कर पाए, ओके, उतना उनका एजुकेशन मिले, सब कुछ। तो ये भावनाएं अंदर कब आएगी कि भाई हाँ ये हमारा नेशन है, ये हम नेशन के लिए लड़ तो रहे थे, क्यों लड़ रहे वो भी नहीं पता, कि भाई हमारा नेशन बनने वाला है, ये होने वाला है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अरे ये कैवोर तो ऐसे है, कैवोर जो थे ना, ओके, तो विक्टर इमैनुअल II ने बोल दिया कैवोर को कि भाई करो। अभी कैवोर तो ऐसे है, कैवोर को खुद इटली बोलना नहीं आता, इटालियन बोलना नहीं आता, बोलो। वो इटली के हैं, उनको इटालियन बोलना ही नहीं आता, उनको इटालियन से ज्यादा अच्छी फ्रेंच आती है, इसीलिए वो फ्रांस के साथ ऐसे गठबंधन कर दिए है, अलायंस कर दिए। तो उनको इटालियन से अच्छी क्या आती है, फ्रेंच आती है। तो इतने डिप्लोमेटिक, इतने, और उनको भी कुछ नहीं, क्या रिवॉल्यूशन, कैवोर भी वैसे, ओके, कैवोर भी वैसे कि भाई क्या रिवॉल्यूशन चल रहा है, किसको इकट्ठा करना है, ये वो, भाई हमारे किंग ने बोला है ये करना है तो ये करना है, दैट्स इट, ओके। अभी उनके दिमाग में भी नहीं कि भाई लड़ना है इनसे, ये करना है वो करना है।
गोल वोल कुछ पता नहीं है, बस उन्होंने कमिंग नेक्स्ट अपकमिंग गोल बता दिया है, भाई हमें लड़ना है और पूरे ये सब जो रूल है, ये पूरा जो रीजन है वो हमारे अंडर में लेना है। ओके भाई बॉस, हो जाएगा लाइक दैट। ओके, विक्टर इमैन्युअल सॉरी जो कैवोर है उनका बिहेवियर भी वैसे, उनका नेचर भी वैसे, गैरीबिल्डी का भी वैसे, और जो पीजेंट थे वो भी वैसे। ओके, तो पीजेंट तो कितने थे, इटालिया बताया, ये भी इतने थे कि उनको तो कुछ पता नहीं था, कुछ लेना देना भी नहीं था, उनको इटालियन भी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, वो फ्रेंच ज्यादा अच्छे से जानते थे, बट किंग ने बोला है ये करना है तो हम कर देंगे लाइक दैट। तो उसके बाद नेशन तो बन गया है, उसके बाद वो फीलिंग आना, ओके कि भाई हाँ अब कभी अभी आगे कुछ लड़ने की बात हुई तो हम एज ए नेशन लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं कि ये जमीन है वो इटली हमारी है, हम इटालियन है, हमारी ये लैंग्वेज है, हमारी ये नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है। वो फीलिंग आए, उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए भी आगे बहुत कुछ हुआ। ओके, ये तो बॉर्डर बन गई, हो गई भाई, ये इंडिया ये पाकिस्तान, भाई अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना, हाँ ऐसे पाकिस्तान बन गया और तुम फिर वहां जाके भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वैसे बॉर्डर डिवाइड हुई है, तुम तो जहां रहे थे वहीं रह रहे हो। सपोज तुम पाकिस्तान वाले पंजाब में रह रहे हो, तो जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी तुम तो जहां रह रहे थे वहीं रह रहे हो, उसका नाम चेंज हो गया है। जैसे ऐसा समझो कि यहाँ से सोसाइटी है, तो तुम जो सोसाइटी में रह रहे हो वही सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी का नाम चेंज हो गया। ओके, तुम चित्रकूट सोसाइटी में ट्यूशन क्लास नहीं आते, तुम तुलसीधाम में आते हो, तो भाई वो तो सेम ही होगा ना, सेम ही होगा, मतलब नाम चेंज हुआ है, तुम तो जहां हो वहीं हो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, नहीं ये चित्रकूट ये तुलसीधाम अलग है भाई दोनों। ओके लाइक दैट। तो वो फीलिंग, वो सब चीजें बाद में आई, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमने दो मेन देखा, द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। समझ में आया? ओके, तो आज इतना रखते हैं, मुझे भी है जाना। ब्रिटेन का केस भी वेरी थोड़ा स्ट्रेंज ही है। ओके, स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का भी, दैट वी विल सी। और ये ब्रिटेन के केस के बाद हमें वही कि जो सब नेशन तो बन गया है, फीलिंग आएगी, ओके, उसके लिए क्या क्या है एंड ऑल, वही सब बातें हमें करनी है, उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, समझ में तो आया ना?